नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ जी शशांक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं कानून की जटिलताओं का सरल और सटीक विश्लेषण। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रूल्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे पहले जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने समझा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, अपील कैसे दाखिल की जाती है और रूल्स के प्रमुख प्रावधान क्या होंगे। और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कुछ और गंभीर और व्यवहारिक मुद्दों की, जो इस नियमावली यानी रूल्स को पूरी तरीके से समझने के लिए बेहद जरूरी है। और आज हम जानेंगे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के तहत उपयोग में लाने के फॉर्म कौन कौन से हैं, हाई कोर्ट में जो जीएसटी अपीलें वर्षों से लंबित है अब उन्हें ट्रिब्यूनल में कैसे स्थानांतरित किया जाएगा, उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कानूनी टकराव जहां जीएसटी रूल्स और सीजीएसटी एक्ट एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यह विषय न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि जीएसटी कानून के क्रियान्वयन से जुड़ी गहराई तक लेके जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक भाग। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स अंडर जीएसटी 80। तो जीएसटी के 80 के अंदर जो जो हमारे फॉर्म्स हैं उसके बारे में। तो हमारे टोटल 8 फॉर्म्स हैं, ठीक है। जीएसटी 80 फॉर्म 1 जो है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन मींस आईए टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल। फॉर्म 2 है ऑर्डर शीट। फॉर्म 3 है एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फॉर्म 4 है मेमोरेंडम ऑफ अपियरेंस। फॉर्म 5 है बिफोर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल एज पर रूल 6 एंड 81। फॉर्म 6 है समन्स बिफोर द जीएसटी 80। फॉर्म 7 है बिफोर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल एज पर रूल 93। और फॉर्म 8 है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये हमारे टोटल 8 फॉर्म्स हैं जीएसटी 80 के अंदर। अब इन फॉर्म्स के बारे में डिटेल वाइज फॉर्म 1 से लेके 8 तक अब हम डिस्कस करेंगे कि हर फॉर्म क्या कहता है और उसमें क्या है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जीएसटी 80 फॉर्म 01 के बारे में, ठीक है। तो जीएसटी 80 फॉर्म 01 जो है वो बना है रूल 29 एंड रूल 41 से। तो जो रूल 29 और 49 क्या कहता है, एक बार ब्रीफली उसको देख लेते हैं। तो रूल 29 जो डील करता है वो करता है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन स्पेस आईए के बारे में। तो रूल 29 कहता है कि एवरी आईए फॉर स्टे डायरेक्शन रेक्टिफिकेशन इन ऑर्डर, condemnation of delay, early hearing, exemption from production of copy of order, appeal against or extension of time period for in pending matters shall be include all the information as per the prescribed format GST 80 Form 01 and the requirement prescribed in that behalf shall be compiled with by the applicant besides filing an affidavit supporting the application। ठीक है। तो जो भी आईए फाइल होगी, चाहे वो स्टे के लिए हो, डायरेक्शन के लिए हो, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के लिए हो, कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए हो, अर्ली हियरिंग के लिए हो, एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर के लिए हो, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए हो, ये सारी की सारी जो आईए है ये फाइल होंगी जीएसटी 80 फॉर्म 01 के अंदर, ठीक है, साथ में एफिडेविट के साथ। ठीक है जी। तो फॉर्म 49 क्या कहता है, जो हमारा रूल 49 है वो कहता है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ आईए। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द रूल रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ आईए शैल इन सो फार एज मे बी अप्लाई मुटाटिस मुंडांडिस टू फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस रूल। ठीक है जी। तो बेसिकली जो भी रूल के अंदर, इस रूल्स के अंदर जो भी प्रोविजन है वो मुटांडिस मुटांडिस आईएएस के अंदर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। देखते हैं कि आईए का जो फॉर्मेट होगा इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल वो क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या मेंशन करना पड़ेगा आपको, जीएसटी और टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है जी। फिर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट या रिस्पोंडेंट। फिर थर्ड, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट। फोर्थ, ओरिजिनल अपील नंबर। डेट, डेट ऑफ लास्ट हियरिंग, नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, पर्पस ऑफ द interlocutory application, whether the appellant or applicant or respondent wishes to be heard in person, statement of the fact, ground of the application और prayer with place and date और signature। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो आपकी आईए है आप क्यों फाइल कर रहे हो, ठीक है, और आपका रीजन क्या है, ग्राउंड्स क्या है और आपकी प्रेयर क्या है। तो ये था सारा हमारे डिटेल जीएसटी 80 फॉर्म 01 के बारे में। अब आगे देखते हैं जीएसटी 80 फॉर्म 02। आगे देखते हैं जीएसटी 80 फॉर्म 02 ऑर्डर शीट। ठीक है। तो रूल 54 जो है जीएसटी 80 रूल्स का वो डील करता है ऑर्डर शीट के बारे में। तो आइए एक बार थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि रूल 54 क्या कहता है। तो रूल 54 सब रूल 1 जो है वो ये कहता है कि द कोर्ट ऑफिसर ऑफ द बेंच शैल मेंटेन ऑर्डर शीट
which shall include all the information as specified in GST 80 Form 02 in every proceeding shall contain all order passed by the appellate tribunal from time to time. ठीक है. सेकंड जो कहता है सब रूल वो कहता है ऑल ऑर्डर पास बाय द appellate ट्रिब्यूनल शैल बी इन इंग्लिश एंड द सेम शैल बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द appellate ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटिंग द बेंच. ठीक है जी. तो ये बेसिकली आपका ऑर्डर शीट के बारे में था, रूल 54 सब रूल 1 और सब रूल 2 के बारे में. अब देखते हैं कि फॉर्मेट ऑर्डर शीट का जो है वो क्या होगा. ये फॉर्मेट जो होगा सबसे पहले ऊपर इन अपील नंबर, फिर रजिस्ट्रार, एप्लेट ट्रिब्यूनल, अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट. ठीक है. तो बेसिकली वही एप्लीकेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट. फिर सीरियल नंबर और ऑर्डर एंड डेट, फिर ब्रीफ ऑर्डर इन मेंशनिंग रेफरेंस इफ नेसेसरी, हाउ कंप्लायंट विद द डेट एंड कंप्लायंस. ठीक है जी. सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी. फिर फॉर्म ऑफ अपील प्रेजेंटेड बाय हैंड और रिसीव्ड बाय पोस्ट और ऑनलाइन फ्रॉम अपीलेंट ऑन, फिर डेट आ जाएगी हैज बीन रजिस्टर्ड. इट इज एन ऑर्डर, किस डेट को उसकी स्क्रूटनी हुई. इट इज नॉट एन ऑर्डर फॉर द रीजन स्टेटेड, तो उसके रीजन आ जाएंगे. और जो रजिस्ट्रार है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके साइन हो जाएंगे और उसकी कॉपी जो है वो डिस्पैच हो जाएगी जो भी अपीलेंट और रिस्पोंडेंट है उन दोनों को. ठीक है जी. और उसके बाद जैसे जैसे हियरिंग होती जाएंगी सबकी ऑर्डर शीट हर हियरिंग के बाद इसमें सेम फॉर्मेट में आपकी जो है रजिस्टर होते जाएगी और उसमें हर मेंबर्स के साइन होंगे, जुडिशियल के भी और टेक्निकल मेंबर के भी. ठीक है. GST 80 फॉर्म 03 इंस्पेक्शन. ठीक है. एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. तो रूल 67 इसको गवर्न करता है. तो एक बार देखते हैं रूल 67 क्या कहता है. रूल 67 इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स, इसमें लिखा हुआ है The applicant to any case or their authorized representative may be allowed to inspect the record of the case by making an application in writing in prescribed GST 80 Form 03 to the registrar and by paying the fee prescribed as per the schedule of fee. तो बेसिकली जो पार्टी है उनको अलाउड है कि वो चाहे वो रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं इंस्पेक्शन करके. GST 80 Form 03 में वो एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके बाद जो एज पर शेड्यूल ऑफ फी है उसके अकॉर्डिंगली फीस को पे करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे. तो आइए देखते हैं कि शेड्यूल ऑफ फी में उसकी फी क्या होगी और जो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है उसका किस फॉर्मेट में हम एप्लीकेशन लगाएंगे. देखिए GST 80 फॉर्म 03 में 9 पॉइंट्स हैं. इसमें पहला है वही सेम GSTN टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ द अपीलेंट, एड्रेस ऑफ द अपीलेंट, ओरिजिनल ऑर्डर नंबर, ओरिजिनल अपील नंबर, डेट, ग्राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, डिटेल्स ऑफ पेमेंट, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन, रिमार्क्स इफ एनी. ठीक है. तो इसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल बतानी पड़ेंगी कि आप क्यों इंस्पेक्शन कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है, आपने जो पेमेंट करी है उसकी डिटेल, और आपके इसमें साइन लगेंगे. GST फॉर्म 03 फाइल कर लिया. उसके बाद जो हमें फीस पे करनी पड़ेगी, शेड्यूल ऑफ फीस, वो क्या होगी एक बार देखते हैं. ठीक है. रूल 67 ऑफ GST 80 प्रोसीजर रूल्स 2025 में नेचर ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो उसकी फीस होगी 5000 रुपीज. ठीक है. रूल 118 सब रूल 2 ऑफ GST 80 प्रोसीजर रूल 2025 इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन, जो उसकी फीस भी सेम 5000 होगी. रूल 1110 सब रूल 5 ऑफ CGST SGST UTGST रूल 2017 अपील टू GST 80, उसकी फीस जो होगी वह एज पर रूल होगी. ठीक है. फिर एप्लीकेशन अंडर एनी अदर प्रोविजन स्पेसिफिकली नॉट मेंशन हियर इन अबव, उसकी फीस जो होगी वो 5000 रुपए होगी. और फी फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर पास टू पार्टीज अदर देन द कंसर्न पार्टीज अंडर द रूल, उसकी फीस होगी ₹5 पर पेज. ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो शेड्यूल ऑफ फीस है वो समझ में आ गई होगी. और मोस्ट प्रोबेबली सब में 5000 रुपीज है और अगर हम सर्टिफाइड कॉपी लेनी हो तो उसकी ₹5 पर पेज होगी. बात करेंगे GST 80 फॉर्म 04 के बारे में, जो है मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस. ठीक है. इसको जो रूल कवर करता है वो है रूल 72. तो आइए एक बार देख लेते हैं रूल 72 क्या कहता है. रूल 72 कहता है अपीयरेंस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. सब्जेक्ट टू एज हियरिंग आफ्टर प्रोवाइडेड नो लीगल प्रैक्टिशनर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव shall be entitled to appear and act in any proceeding before the appellate tribunal unless he files into appellate tribunal वकालतनामा or memorandum of appearance or letter of authorization which shall include all the information as specified in GST 80 Form 04 as the case may duly executed by or on behalf of the party for whom he appears. ठीक है. तो बेसिकली GST 80 Form 04 के अंदर जो भी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंगली उसको या तो वकालतनामा फाइल करना पड़ेगा या मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल करने की या फिर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन फाइल करना पड़ेगा, तभी वो
ट्रिब्यूनल का जो है सामने पेश हो सकते हैं, अदरवाइज उनको अपीयरेंस होने के लिए अलाउड नहीं होगा। तो क्या देख लेते हैं कि जीएसटी 80 फॉर्म 04 का फॉर्मेट क्या है, इसमें कि हम मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल करेंगे। तो हम जो लेटर एड्रेस करेंगे वो करेंगे टू द रजिस्ट्रार जीएसटी 80, ठीक है, इन द मैटर ऑफ पिटिशनर का नाम वर्सेस रिस्पोंडेंट अपील नंबर, ठीक है। सर प्लीज टेक नोटिस दैट आई डैश ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट practicing cost accountant legal practitioner duly authorized to enter appearance and to hereby enter appearance on behalf of dash पार्टी का नाम, ठीक है, रजिस्टर गवर्नमेंट ऑफ डैश कौन से स्टेट में इन द अबव मेंशन पिटीशन, ठीक है। A copy of authorization वकालतनामा issued by the appellant or respondent authorizing me to enter any appearance and to act for every purpose connected with the proceeding for the said parties enclosed duly signed by for me identification, ठीक है। वो साथ में वकालतनामा भी लगा देंगे, फिर नीचे अपने सिग्नेचर करके फॉर्म 04 को फाइल कर देंगे जिससे कि वो ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर हो सके। ये देखते हैं जीएसटी फॉर्म 05, ठीक है, जो है for the goods and service tax appellate tribunal certification when deponent is unacquainted with the language of the affidavit or is blind or illiterate, ठीक है जी। अब इसको जो रूल इस पे कवर हो जाता है इसके अकॉर्डिंगली जीएसटी फॉर्म 05 के अकॉर्डिंगली वो है रूल 6 एंड रूल 81, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं रूल 6 और 81 क्या कहता है। तो रूल 6 जो है वो कहता है कस्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है। The registrar shall have the custody of the records of the appellate tribunal and no record of the document filed in any case or matter shall be allowed to be taken out of the custody of the appellate tribunal without the leave of the appellate tribunal, provided that registrar may allow any other officer of the appellate tribunal to remove any official paper or record for administrative purpose from the appellate tribunal, ठीक है। तो बेसिकली जो भी रिकॉर्ड होंगे appellate ट्रिब्यूनल के वो रजिस्ट्रार की कस्टडी में होंगे और उनकी जो भी परमिशन के बिना जो है कोई भी पर्सन उनको डॉक्यूमेंट्स को नहीं ले सकता है। हाँ, बट जो ट्रिब्यूनल के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिशियल पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। रूल 81 कहता है एफिडेविट ऑफ इलिटरेट विजुअल चैलेंज पर्सन वेयर एन एफिडेविट इज स्वॉर्न और अफर्म्ड बाय एनी पर्सन who appears to be illiterate, visually challenged or unacquainted with the language in which affidavit is written, the attester shall certify that affidavit was read, explained or translated by him or in presence to the opponent and thus he seemed to understand it, made his signature or mark in presence of the attester, which shall include all the information as specified in GST 80 फॉर्म 05, ठीक है जी। तो बेसिकली जो पर्सन एफिडेविट को सॉन्ड कर रहा है, ठीक है, जो डिक्लेरेशन कर रहा है, अगर वो इलिटरेट है, विजुअली चैलेंज्ड है, देख नहीं पा रहा है, ठीक है, या सुन नहीं पाता है या लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, ठीक है, तो जो अटेस्टर होगा वो सर्टिफाई करेगा कि जो एफिडेविट है वो उसको सामने पढ़ा गया है, उसको समझाया गया है, ट्रांसलेट किया गया है डिपोनेंट की प्रेजेंस में, अपने साइन करेगा और जो फॉर्मेट होगा इन सबका वो होगा जीएसटी 80 फॉर्म 05। तो एक बार देख लेते हैं जीएसटी 80 फॉर्म 05 क्या कहता है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ द एफिडेविट बट ट्रूली अनऑडिबल रीड ओवर ट्रांसलेटेड इनटू डैश लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है नोन टू द डिपोनेंट एंड ही सीम्स टू हैव अंडरस्टूड द सेम एंड अफिक्स्ड हिज लेफ्ट थंब इंप्रेशन सिग्नेचर मार्क, ठीक है। फिर टेस्टर अपने साइन कर देगा और बता देगा कि उसने जो है एफिडेविट जिस पर्सन ने सॉन्ड किया उसको ये जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया है जो एफिडेविट वो सॉन्ड कर रहा है। अब देखते हैं जीएसटी 80 फॉर्म 06 समन्स जो हमारा गवर्न करता है रूल 84 सब रूल 3, ठीक है जी। तो आइए एक बार देख लेते हैं रूल 84 सब रूल 3 क्या कहता है। तो रूल 84 सब रूल 3 कहता है ए समन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर other than a court shall include all the information as specified in GST 80 Form 06 and shall be addressed to the concerned head of the department or such other authority as may be specified by the appellate tribunal। तो समन्स जो है वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए इशू हो सकता है इन जीएसटी 80 फॉर्म 06 के अंदर, ठीक है, जो हेड ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको और उनके द्वारा या फिर जो appellate अथॉरिटी है उनके द्वारा जो भी वो जिस भी अथॉरिटी को वो सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। देख लेते हैं कि जीएसटी 80 फॉर्म 06 का फॉर्मेट क्या कहता है, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा टू जिनको वो एड्रेस हो रहा है whereas the appellate tribunal suo motu on consideration of request made by Shri dash appellant respondent having been satisfied that production of the following document or record under your control or custody is necessary for proper decision of the above case, you are hereby directed to cause production of the said document record before this tribunal forward duly authenticated copies thereof on or before this date, ठीक है जी। तो बेसिकली उन्होंने जो अथॉरिटी है उसको डायरेक्शन दे दी है कि आप जो है जो जो भी
जो रिस्पोंडेंट था उसने जो बताए थे डॉक्यूमेंट्स की जो नेसेसरी है फॉर दी डिसीजन ऑफ द केस के लिए, ट्रिब्यूनल ने उनको जो है मार्क कर दिया है और उनको समन कर लिया है जो है अथॉरिटी से, जो भी डेट उन्होंने प्रिस्क्राइब करेगी उस डेट पे वो प्रेजेंट करेंगे ट्रिब्यूनल के सामने। वो भी जानते हैं जीएसटी 80 फॉर्म 07 के बारे में, जो है डिपोजिशन ऑफ पिटिशनर्स विटनेस और रिस्पोंडेंट विटनेस। ठीक है, रूल 93 इसको डील करता है। तो अब एक बार देख लेते हैं पहले रूल 93 क्या कहता है। आपका रूल 93 कहता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ डिपोजिशन, द डिपोजिशन ऑफ अ विटनेस शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रिस्क्राइब्ड जीएसटी 80 फॉर्म 07। ठीक है, तो जो विटनेस की जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी फॉर्म 07 के अंदर। ईच पेज ऑफ द डिपोजिशन शैल बी इनिशिएटेड बाय द मेंबर constituting the bench. Corrections, if any, pointed out by the witness may, if the bench is satisfied, be carried out and duly initialed. If not satisfied, a note to the effect be appended at the bottom of the deposition. ठीक है जी। तो जो जो भी डिपोजिशन होगा विटनेस का वो रिकॉर्डेड होगा जीएसटी 80 फॉर्म 07 के अंदर, और हर पेज जो होगा डिपोजिशन का वो ड्यूली साइंड होगा मेंबर्स के द्वारा बेंच के। और अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है और अगर बेंच सेटिस्फाइड है तो वो करेक्शन कर देगी, अगर नहीं है तो वो बॉटम में नोट मेंशन कर देगी कि वो उससे क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है जी। तो आइए एक बार देख लेते हैं फॉर्म 07 का फॉर्मेट क्या होगा। तो उसके अंदर सेम नेम, फादर मदर हस्बैंड नेम, एज, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड एड्रेस, नेम ऑफ द ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ओथ एफर्मेशन, name of the interpreter if any, duly solemnly affirmed, duly solemnly affirmed, examination in chief by date, cross examination by, re-examination by, ठीक है, signature of the witness on each page, और signature statement of witness as recorded was read over, translated to witness who admitted to be corrected, signature of the member of the appellate tribunal। ठीक है जी। तो बेसिकली अब इसके अंदर होगा क्या, जो जो ऑफिसर्स हैं जो उनकी ओथ ले रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंटरप्रेटर है तो उनका नाम आ जाएगा, किनके सामने वो स्वर्न हुआ है, जो एग्जामिनेशन चीफ है उनका नाम आ जाएगा, जिसने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, नेम आ जाएगा, जिसने री एग्जामिनेशन किया है वो आ जाएगा, और विटनेस के सिग्नेचर हो जाएंगे कि जो भी उन्होंने बताया है वो ड्यूली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो मेंबर है उनके साइन इसके अंदर हो जाएंगे। जीएसटी 80 फॉर्म 08 के बारे में, जो कि गवर्न है रूल 95 के अंदर। ठीक है, तो रूल 95 कहता है ग्रांट ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, विटनेस डिस्चार्ज बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड जीएसटी 80 फॉर्म 08 बाय द रजिस्ट्रार। तो जब भी जो है विटनेस डिस्चार्ज हो गया अपीलेट ट्रिब्यूनल से, तो उसको एक सर्टिफिकेट ग्रांट होगा जीएसटी 80 फॉर्म 08 के अंदर, जो कि रजिस्ट्रार उनको हैंड ओवर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं फॉर्म 08 का कंटेंट क्या क्या है। तो फॉर्म 08 के अंदर ये मेंशन है सर्टिफाइड दैट डैश पर्सन का नेम अपियर बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज ए विटनेस इन अपील नंबर डैश ऑफ, डेट आ जाएगी। ठीक है, फिर ईयर आ जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ द अपीलेंट और रिस्पोंडेंट हैज कोर्ट विटनेस ऑन दिस, फिर डेट आ जाएगी, एंड दैट ही वाज रिलीव्ड एट, उस टाइम पे वो रिलीव हुए, ही वाज पेड और नॉट पेड एनी टीए एंड डीए और अलाउंस ऑफ रुपीज दिस। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रार के साइन आ जाएंगे, उनको ये सर्टिफिकेट हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फॉर्म्स है हमारे जीएसटी 80 1 से लेके 8 तक, आपको सारे फॉर्म क्लियर हो गए होंगे और उनसे रिलेटेड रूल्स भी। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन ऑफ पेंडिंग हाई कोर्ट केसेस टू जीएसटी 80, ठीक है, ट्रिब्यूनल में। तो इसमें बेसिकली देखिए होगा यही कि जो हमारे पेंडिंग केसेस होंगे हाई कोर्ट में वो हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे जीएसटी 80 को। ठीक है, बट उसमें देखिए एक हमारा जो चीज रहेगी कि अगर हमारे फाइनल आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी कंक्लूडेड है तो हाई कोर्ट उसके अंदर जो है ऑर्डर दे सकते हैं। अदरवाइज जो है या तो सुओ मोटो हाई कोर्ट, या फिर अगर एप्लीकेशन पार्टी लगाती है तो उसके बेस पे जो है वो केस जीएसटी 80 को ट्रांसफर हो जाएगा। बट देखिए इसके अंदर जो प्रोसीजरल कंफ्यूजन है वो जरूर होगा, और हो सकता है कि थोड़ा डिले भी हो जाए, क्योंकि जो है जब तक की गाइडलाइंस इशू नहीं होंगी तब तक प्रोसीजर को इंस्टेंटलाइज करने में तब तक जो है ये चीजें पेंडिंग में चल सकती है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। One of the most significant implication of the GST 80 becoming operational is the transfer of pending appeals from High Court. Over the past several years, in the absence of functioning GST tribunals, High Court have been entertaining writ petition on various GST matters. Now, these cases will gradually be transferred to the GST 80. ठीक है,
The transfer mechanism will depend on the stage of the case. If final argument are already concluded, High Court may proceed to deliver judgment. Otherwise, case are expected to be transferred either suo motu by the High Court or upon an application by the party. This transition, however, may create procedural confusion and further delay unless guidelines are issued to standardize the transfer process. ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि इसमें उसमें जो है प्रोसीजर डिले हो सकता है जब केस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होंगे जीएसटी 80 के अंदर। अब देखते हैं कि लीगल कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे जीएसटी 80 रूल और सीजीएसटी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो देखिए एक तरह हमने इसके अंदर 4 कॉलम बनाए हैं। एक इशू है व्हाट द सीजीएसटी एक्ट सेज, व्हाट द जीएसटी रूल सेज, और आखिरी में उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट या कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो इशू है वो है स्कोप ऑफ अपील, सेक्शन 112 वर्सेस रूल 21 सब रूल 1। ठीक है, तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 112 क्या कहता है, only appellate under section 107 or revisional order under section 108 can be appealed before GST 80। ठीक है जी, तो जीएसटी रूल्स क्या कहता है, रूल 21(1) ask for a copy of the original adjudication order implying direct appeals from OIO। OIO means order in originals। तो क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है, मिसलीडिंग ड्राफ्टिंग could cause defective filings, registry confusion and litigation। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है डिफरिंग बेंच ओपिनियंस, सेक्शन 109 सीजीएसटी एक्ट का, रूल 50 जीएसटी 80 रूल्स का। तो सीजीएसटी एक्ट क्या कहेगा, इफ मेंबर्स डिफर मैटर मस्ट गो टू अ थर्ड मेंबर फॉर मेजॉरिटी डिसीजन। तो जीएसटी 80 क्या कहता है, रूल 50 गिव्स प्रेसिडेंट पावर टू रेफर टू अ लार्जर बेंच नॉट अलाउड बाय द एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रूल ने ओवर रूल कर दिया एक्ट को, creating jurisdictional issues and violating legislative intent को। ठीक है जी, drafting following GST 80 rule 40 sub rule 2। rule 40 sub rule 2 of the GST 80 rules delivers a drafting disaster a clause that override itself while being written, notwithstanding anything contained in sub rule 1 and sub rule 2। ठीक है, तो इसमें क्या कंफ्लिक्ट का प्रॉब्लम है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज इज मीन टू ओवरराइड अदर प्रोविजन नॉट द क्लॉज इट्स पार्ट ऑफ। तो बेसिकली ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो हमारे जीएसटी 80 रूल्स और सीजीएसटी एक्ट के अंदर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने जीएसटी 80 अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन चाहे पढ़ा हो, चाहे जीएसटी 80 अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, ठीक है, चाहे हमने पढ़े हों कि अपील हमारी कैसे कैसे फाइल होंगी और फॉर्म्स क्या क्या हमारे उसके अंदर होंगे, क्या हमारे की कॉन्फ्लिक्ट होंगे और हमारा ट्रांजिशन जो होगा पेंडिंग हाई कोर्ट से रिलेटेड टू जीएसटी 80। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अब इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूल्स हैं, देखिए ये सिग्निफाइंग एक मेजर ओवरऑल तो है इंडियन जीएसटी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, पर देखिए इसके लिए होना ये चाहिए कि आपका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, और एक प्रॉपर जो है आपका प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, अदरवाइज इसके आखिरी में जाके देखिए होगा ये कि क्रूशियल हमारे को जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस है उसको भी हमें डील करना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी को हमें डील करना है, रिजिड प्रोसीजर्स को हमें डील करना है, और एट लास्ट में फिर नीड फॉर जुडिशियल कंसिस्टेंसी टू इंश्योर द ट्रिब्यूनल ऑपरेट इफेक्टिवली एंड इक्विटेबली। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ओवरकम कर लेते हैं तो ये रूल हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे। ठीक है, और लिटिगेशन को लोअर करेंगे, फोस्टिंग टैक्स पर एश्योरेंस को करेंगे और सिग्निफिकेंटली एडिंग द एडवांसमेंट ऑफ द इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क को ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये रूल अगर हम कुल मिला के देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन कदम है भारत सरकार के द्वारा, अगर इसको अंडरनेस एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाए और एक ट्रूली स्टैंडर्डाइज्ड वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है इंफॉर्मेशन जो मेरे द्वारा दी गई है वो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना जीएसटी 80 के तहत निर्धारित फॉर्म्स का उपयोग कैसे किया जाएगा, हाई कोर्ट में लंबित अपीलों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किन शर्तों और प्रक्रियाओं के तहत होगा, और आखिर वो कौन से संवैधानिक और विधिक विरोधाभास है जो जीएसटी 80 रूल्स और सीजीएसटी एक्ट के बीच स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इन विरोधाभास यानी कॉन्फ्लिक्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में मुद्दे न्यायपालिका में बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं और हो सकता है इन नियमों को लेकर संवैधानिक चुनौतियां भी उठे। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में बताएं कि आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी कानून या नीति पर वीडियो बनाऊं तो वो भी जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर ऐसा वीडियो आपको समय पर मिल सके जो आपके ज्ञान, करियर और प्रैक्टिस को तीनों को बढ़ाने में मदद कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लॉयर जी शशांक के साथ, जहां कानून को समझना होता है बिल्कुल आसान।